नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी की रिमांड पर साकेत कोर्ट से जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी रिमांड। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। बता दें 1 दिसंबर तक रिमांड में यूनिवर्सिटी का संस्थापक साकेत कोर्ट से जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की रिमांड पर है। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी को किया था गिरफ्तार। साकेत कोर्ट से 13 दिन की ईडी रिमांड। बता दें आपको 1 दिसंबर तक रिमांड में यूनिवर्सिटी का संस्थापक जवाद गिरफ्तार है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी की रिमांड मिली है। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें ईडी की 13 दिनों की रिमांड पर 1 दिसंबर तक भेजा है। उन्हें लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के केस के सिलसिले में और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया है। बता दें आरोप है कि अल-फलाह ट्रस्ट के माध्यम से परिवार के व्यवसायों को करोड़ों रुपए फाइनेंस किए गए और गोलमोल कंपनियों के द्वारा फंड का लेन देन किया गया। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और भी जांच जारी है। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी की है। अदालत ने उन्हें 13 दिनों की रिमांड पर 1 दिसंबर तक भेजा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। बता दें आपको 13 दिनों की रिमांड पर 1 दिसंबर तक भेजा है। उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ईडी की 13 दिनों की रिमांड पर 1 दिसंबर तक भेजा है। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी की रिमांड मिली है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, अब तक क्या अपडेट आई है जांच में? इस तरह से कल ईडी ने जो है कई जगह पर यानी कि 25 स्थानों पर जो है जगह जगह पर छापेमारी की थी, जिसमें फरीदाबाद हो या फिर दिल्ली हो या मध्य प्रदेश हो, जहाँ पर अल-फलाह के जो तार थे वो जुड़े हुए थे। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है अल-फलाह का वो निकलकर सामने आया था, उसके बाद से लगातार जो है कार्रवाई हो रही थी और तकरीबन देखिए 48 लाख के करीब जो कैश की बरामदगी है वो हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है जो जावेद सिद्दीकी है, जो कि फाउंडर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, उसको हिरासत में लिया है और कह सकते हैं कि 1 दिसंबर तक जो है वो पूछताछ होगी। और ये भी है कि कई पहलू जो है इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो संबंध है वो आतंकी चीजों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसकी वजह से देखिए ईडी ने बड़े पैमाने पर जो है वो जांच शुरू की थी और इसमें कई चीजें निकल कर आई थी, जैसे कि फंड की हेराफेरी, ट्रस्ट में आने वाला पैसा जो है परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया, निर्माण और कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए, करोड़ों रुपए की जो है वो प्रोसीडर्स जो ऑफ क्राइम जो गैर कानूनी कमाई जो है जिसको भी कहा जाता है, उसकी एक लेयर जो है पूरी तैयार की गई थी। कई शेल कंपनियां जो है इसमें
इस्तेमाल की गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि साथ ही कई डिजिटल डिवाइस भी इसमें जब्त की गई थी। तो यानी कि जावेद सिद्दीकी की जो मुश्किलें हैं अब यहाँ बढ़ने वाली हैं, और 1 दिसंबर तक की रिमांड मांगी गई, तो जाहिर सी बात है कि कई तरह से जो है उससे पूछताछ भी की जाएगी। जी जी, इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आगे क्या कार्यवाही अमल में लाई जाएगी? जाहिर सी बात है कि 1 दिसंबर तक के जो है वो रिमांड पे रखा गया है। तो ऐसे में हर एक पूछताछ के पहलू को आगे बढ़ाया जाएगा, और जैसे जैसे पूछताछ जो है वो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये माना जा रहा है कि इसमें नई जो कड़ियां है वो खुलकर आएंगी, नए नए खुलासे इसमें हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पूछताछ के बाद और क्या कुछ जानकारी जो है वो निकल कर सामने आएगी। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, और ताज़ा खुलासे ने तो जांच एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। खुलासा हुआ कि हमास के पैटर्न पर दिल्ली में हमले की साजिश रची गई थी। ड्रोन रॉकेट के बाद दिल्ली में धमाके की प्लानिंग आतंकियों ने की थी, लेकिन देश को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को भटका हुआ नौजवान नजर आया। इमरान मसूद ने दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर को भटका हुआ बताया। इधर रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आतंकियों को गुमराह बताया, जिस पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकियों के बचाव का आरोप लगाया। बीजेपी ने 2 टूक में कहा कि एक बार फिर आतंकी बचाव गैंग एक्टिव हो गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि दिल्ली दहलाने वाले आतंकी में कांग्रेस सांसद को भटका हुआ युवा क्यों नजर आया? क्या आतंक के मुद्दे पर भी तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? जिन आतंकियों ने दिल्ली को दहलाया, जिन आतंकियों ने देश की राजधानी में कोहराम मचाया, जिन आतंकियों ने 15 बेगुनाहों की जान ली, जिन आतंकियों ने देश भर में धमाके की साजिश रची, उन आतंकियों में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को भटका हुआ नौजवान नजर आता है। और ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इमरान मसूद जिन आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे थे, उन आतंकियों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश में धमाके का खौफनाक प्लान तैयार किया था। हमास जैसे हमले का प्लान बनाया था। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है कि आतंकियों ने दिल्ली में ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी की थी। आतंकियों ने ड्रोन, रॉकेट, फिर आखिर में बम ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। ड्रोन तकनीक पर आतंकी जासिर बिलाल काम कर रहा था। ड्रोन में बदलाव कर बम लगाने का सेटअप बना रहा था। धमाका करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की योजना थी। लेकिन देश को दहलाने की इतनी खौफनाक प्लानिंग करने वाले आतंकियों को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गुमराह हुआ बता दिया। तो एक माइंड का खेल है। कोई गुमराह अगर हो गया तो उससे उस तालीमी इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो इस्तेहकाम है, उसको जो वो खिदमत अंजाम दे रहा है देश के लिए, तो ऐसे नहीं कि एकदम से खत्म हो गया। या सियासत भी गजब है। जो आतंकी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, बेगुनाहों की जान लेने का प्लान बना रहे थे, जैश का स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, शिक्षा के मंदिर को आतंक का अड्डा बना रहे थे, सियासत के लिए उन्हें भटका हुआ, गुमराह किया नौजवान बताया जाने लगा है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता इन आतंकियों को कश्मीर की मुसीबत से जोड़ने लगे। कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर अन्याय करती रही है। वहां के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है। इसका एक काम ये और 307
वो भी हटाने की बात हुई। तो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा। कांग्रेस नेता आतंकियों से हमदर्दी जताने लगे, कश्मीर के युवाओं पर अत्याचार की बात करने लगे, तो सवाल खड़े हुए कि जिन आतंकियों ने दिल्ली को दहलाया उनसे हमदर्दी क्यों? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आतंकियों से हमदर्दी जता रहे हैं? क्या चंद वोट के लिए आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं? आतंकियों से हमदर्दी जताकर क्या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस की सोच सकारात्मक नहीं है। आतंकवादी करने वाले जघन्य अपराधी, आप अगर नाम लेकर देखो, अफजल गुरु से लेकर इशरत जहां तक, इशरत जहां को कांग्रेस के आदरणीय दिग्विजय सिंह बेटी बोलते थे, अफजल गुरु को गुरु बोलते थे, कसाब भाई बोलते थे। तो और उनका मुकदमा लड़ने के लिए आतंकवादियों का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ऐसे कांग्रेस के सांसद उनके मुकदमे लड़ते थे। आतंकियों को सियासी कवर देने के आरोप मढ़कर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि इन सबके बीच में अहम सवाल है कि क्या आतंकियों को भटका हुआ बताकर कांग्रेस के नेता बचाव कर रहे हैं? क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।